गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 3 गतिकी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने इससे पहले विस्थापन और दूरी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चाल और वेग के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चाल एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाल की। चाल क्या होती है? जब हम चाल की बात करते हैं तो चाल को हम डिफाइन करते हैं एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इससे पहले हम ये डिफाइन कर चुके हैं कि दूरी और विस्थापन, इन दोनों राशियों की अगर हम बात करते हैं तो दूरी और विस्थापन में दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। तो जब हम दूरी और विस्थापन की बात करते हैं तो दूरी से विस्थापन, जो दूरी से रिलेटेड जो राशि होगी वो भी अदिश होगी। तो जब हम चाल की बात कर रहे हैं तो चाल के लिए हम कह रहे हैं एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो जब हम एकांक समय में तय की गई दूरी की बात करते हैं तो दूरी रिलेटेड है चाल से। इसका मतलब चाल क्या हो गई? एक अदिश राशि। तो जब हम चाल को डिफाइन करते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले यह एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होती है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और विमीय सूत्र m0L1 T-1 होता है। तो यहाँ से जब हम चाल को डिफाइन करते हैं तो चाल एक तरह से रिलेटेड है किससे? चाल रिलेटेड है आपकी दूरी से। और दूरी को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि दूरी एक अदिश राशि है। इसका मतलब जिस राशि का संबंध दूरी से होगा डेफिनेटली वो भी अदिश होगी। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं कि भाई दूरी एक अदिश है तो चाल भी एक अदिश होगी, लेकिन चाल है क्या? हम ये कहते हैं कोई वस्तु है जो रुकी हुई है, इसका मतलब उसका वेग जो है या उसकी जो चाल है वो शून्य है, लेकिन अब वो चलना शुरू करती है। जैसे मैंने कहा एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है। दैट मीन्स आई डोंट नो अबाउट इट्स डायरेक्शन। मुझे उसकी डायरेक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसकी दिशा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो जहाँ पर सिर्फ मुझे ये पता है कि एक वाहन इतनी रफ्तार से चल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस जगह पर उस वाहन की दिशा निश्चित नहीं है, और दिशा निश्चित नहीं है तो वो एक अदिश राशि है। तो इसका मतलब जब हम चाल की बात करते हैं तो चाल क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है। अब जब अदिश राशि है तो यहाँ पर चाल की हमने कहा कि भाई इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों होता है? क्योंकि जब हम चाल का फॉर्मूला लिखते हैं तो चाल बराबर आता है आपका दूरी बटा समय। तो यहां से दूरी का मात्रक तो हो गया मीटर और समय का मात्रक हो गया सेकंड। ठीक है। अब हम आते हैं चाल के प्रकार पर। इसमें फर्स्ट है आपकी औसत चाल। इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम औसत चाल की बात करते हैं तो औसत चाल होती क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझें कि औसत चाल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर औसत चाल क्या है? औसत मतलब एवरेज। एवरेज आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ऐसे निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम औसत चाल की बात करेंगे तो हम यहाँ कहते हैं कण द्वारा तय की गई कुल दूरी। ठीक है। और इस कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय, तथा इसे तय करने में लगा कुल समय।
क्या कहलाती है? औसत चाल कहलाती है। तो औसत चाल को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। तो जनरली जब हम बात करते हैं जैसे वी एवरेज या वी औसत बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल दूरी S1, S2, S3, Sn ये यहां तक चलेगी, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं और समय तो इसका मतलब V औसत हो गया आपका कुल दूरी बटा कुल समय। अब यहां पर हम बात करते हैं कि अगर इसको हम अलग अलग डिफाइन करें, जैसे अलग अलग डिफाइन से मतलब क्या है कि अगर मैं चाल एवं समय के रूप में औसत चाल को डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा? V एवरेज। अब समझिएगा ध्यान से, यहां पर मेरे पास में दूरी है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो ये हो जाएगा V1 T1 प्लस V2 T2 डॉट 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 VN TN अपॉन T1 T2 TN। तो ये वाला जो फॉर्मूला आया, ये औसत चाल का फॉर्मूला आया किस रूप में? चाल एवं समय के रूप में। तो अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ चाल और समय दिया गया है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले के बेस पर आप उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चाल और समय के रूप में आपकी औसत चाल का फॉर्मूला है। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं। तो सेकंड के अंदर हम देखते हैं यहां पर चाल व दूरी के रूप में। तो अब तो V एवरेज इक्वल्स टू, अब दूरी तो है लेकिन यहाँ समय हटाना है क्योंकि मुझे चाल और दूरी के रूप में चाहिए। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो S1 प्लस S2 प्लस Sn अपॉन S1 बाय V1, S2 बाय V2, Sn बाय Vn। तो ये आपका किसके रूप में फॉर्मूला आ गया? चाल और दूरी के रूप में। तो ये वाला फॉर्मूला आपका चाल और दूरी के रूप में निकलकर हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं V एवरेज में ही अगर हम बात करें तो V एवरेज अगर सिंपल में लिखता हूँ तो V एवरेज इक्वल्स क्या होता है? डेल्टा S बाई डेल्टा T, यानी दूरी में कुल परिवर्तन बटा समय में कुल परिवर्तन। तो डेल्टा S बाई डेल्टा T। अब यहाँ पर एक टॉपिक ये आता है आपका तात्क्षणिक चाल, कि तात्क्षणिक चाल क्या होती है। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल का मतलब किसी क्षण विशेष पर कण की चाल। कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया मैंने कि इतने सेकंड पर मुझे चाल देखनी है, तो किसी क्षण विशेष पर जो कण की चाल होगी उसे हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं पहले, किसी क्षण विशेष पर कण की चाल। अब जब हम तात्क्षणिक चाल निकालते हैं तो तात्क्षणिक चाल निकालने का एक सीधा सा फॉर्मेट होता है कि इसमें एक लिमिट अप्लाई होती है। हम लिमिट लगाते हैं इसके अंदर, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। ये लिमिट क्यों लगाई जाती है इसको हम थोड़ा सा समझें। लिमिट इसलिए लगाई जाती है क्योंकि हमें परिवर्तन देखना है प्रारंभिक से लेकर और उस सेकंड तक का जिस सेकंड पर मैंने चाल को देखा। जैसे सपोज दैट मैंने 8वें सेकंड पर चाल को मेजर किया, तो 8वें सेकंड तक वो चाल बनी कैसे? 0 से 8वें तक पहुंचा तभी तो बनी। तो पूरा जो मेजरमेंट आया, जो पूरा डिफरेंस आया, वो उस 8 सेकंड तक के अंदर काउंट होता है। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि V तात्क्षणिक इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, और यहां पर ये आपका V एवरेज का फॉर्मूला रहा डेल्टा S बाय डेल्टा T। ठीक है। अब रूल ये कहता है कि जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट अप्लाई करते ही क्या होता है, जो इनडेफिनाइट टर्म्स होती है वो डेफिनाइट में बदल जाती है।
क्योंकि आपने रेंज अप्लाई कर दी। रेंज अप्लाई करते जो इनडेफिनाइट होगा वो किस में बदलेगा, डेफिनाइट में। तो यहाँ डेल्टा एस बाय डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एस बाय डी टी में। तो इसका मतलब आपका v तात्क्षणिक बराबर हो गया डी एस बाय डी टी। ठीक है, इसका मतलब हम किसी क्षण विशेष की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ये जो वैल्यू आएगी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये एक डेफिनाइट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस कारण से इसको हम कौन सी चाल कहते हैं, तात्क्षणिक चाल। ठीक है, तो ये तात्क्षणिक चाल की बात हो गई। अब हम आते हैं वेग पे। वेग, वेलोसिटी। हमने चाल को डिफाइन किया था, जब चाल के लिए हमने लिखा था दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है, या एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यहां पर मैं लिखता हूं एकांक समय में तय विस्थापन वेग कहलाता है। अब विस्थापन और दूरी में अंतर क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, दूरी एक अदिश राशि और विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन किससे रिलेटेड है, वेग से, इसका मतलब वेग भी क्या होगी, एक सदिश राशि। तो यहां पर हम फॉर्मूला लिखते हैं वेग इक्वल्स टू विस्थापन बटा समय। अब लिखते हैं हम यहां वेग एक सदिश राशि है। जो सदिश होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो यह धनात्मक अथवा ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर विमीय सूत्र की हम बात करते हैं तो वही सेम विमीय सूत्र आता है m0 L1 t-1। तो ये आपके वेग का विमीय सूत्र आ जाता है। ठीक है, तो सेम है, सिर्फ चाल और वेग में अंतर कितना सा है, दूरी और विस्थापन का, अदिश और सदिश का, बाकी और सारी राशियां सेम है। ओके, अब वापस बात करते हैं हम वेगों के प्रकार की, कि वेग के प्रकार कितने होते हैं। समझते चलिएगा, एक एक चीज बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। वेग के प्रकार, इसमें सबसे पहला आता है आपका औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग क्या होता है, जब हम औसत वेग की बात करते हैं तो औसत वेग को हम कहते हैं कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। दैट इज v एवरेज इक्वल्स टू कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब जब हम विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन को हम क्या लिखते हैं, विस्थापन को हम लिखते हैं यहां पर सिंपली अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो यहां विस्थापन को हम डिनोट कर देते हैं डेल्टा एक्स से। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लगा देते हैं, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो ये आपका औसत वेग कहलाता है, जो यहाँ पर परिवर्तन को डिनोट करता है। ठीक है, इसके बाद में वापस हम आते हैं अगले पे, तात्क्षणिक वेग। वापस वही चीज़ मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, किसी क्षण विशेष पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। उसके लिए हमें लिमिट लेनी पड़ती है, तो वापस मैं यहाँ पर लिमिट लूँगा, v तात्क्षणिक बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, दिस इज डेल्टा x बाय डेल्टा t।
ठीक है। तो जैसे लिमिट अप्लाई करोगे आप, क्या आएगा ये dx/dt। तो सिंपल हो गया, मतलब आपने जो परिवर्तन था उस परिवर्तन को आपने निश्चितता में चेंज कर दिया। तो जैसे आपने लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करते डेल्टा x बाई डेल्टा टी किसमें कन्वर्ट हो गया, dx/dt में। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसी के अंदर, एक कार अपनी यात्रा में लगे कुल समय का आधा घंटा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक कार अपनी यात्रा में लगे कुल समय का आधा घंटा, कुल समय का आधा भाग कितने उससे चलती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो v1 बराबर दे रखा है आपको 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितने समय में चलती है ये, अपने आधे समय में। कुल समय माना मैंने यहाँ लिख दिया, माना, क्वेश्चन है ये, है ना, यहाँ लिखा माना कुल समय t। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और इसका समय प्रारंभिक का कितना है, आधा। ठीक है, इसी तरह से शेष आधा समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो शेष आधा समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रही है। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि यदि यात्रा की कुल दूरी दे रखी है हमें s इक्वल्स टू 60 किलोमीटर, तो यदि यात्रा की कुल दूरी s इक्वल्स टू 60 किलोमीटर हो तो कार्य की माध्य चाल और प्रत्येक चाल में चली गई दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज़ तो कार्य की माध्य चाल निकालनी है। कार्य की माध्य चाल का मतलब क्या हो गया, कार्य की औसत चाल। और कार्य की औसत चाल निकालनी है तो तुम्हें वेग, चाल और समय के रूप में औसत चाल निकालनी है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिख रखा है, v एवरेज इक्वल्स टू v1 t1 v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। v1 कितना है 80 इंटू t/2 प्लस v2 कितना है 40 इंटू t/2 और t/2 प्लस t/2। तो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, तो ये तो हो गया 40, ये हो गया 20, तो ये हो गया आपका 60t अपॉन t/2 t से t कैंसिल। तो औसत चाल कितनी आ गई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये औसत चाल आ गई। अब आपसे पूछा है कि प्रत्येक चाल में, क्या है क्वेश्चन में, और माध्य चाल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक चाल में चली गई दूरियां ज्ञात कीजिए। प्रत्येक चाल में चली गई दूरियां ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, तो प्रत्येक चाल में चली गई दूरियां निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दूरी हम लेंगे, तो v1 इक्वल्स टू, ये तो टोटल आ गया ना। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले कुल समय निकालते हैं। तो कुल समय क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी तो है 60 और एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आ गई 60, तो ये तो आ गया 1 घंटा। ठीक है, तो अब अलग अलग समय में चाल देखनी है हमें। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है अलग अलग समय में क्या निकालनी है हमें, दूरी निकालनी है, सॉरी। तो सबसे पहले v1 की बात करते हैं। तो v1 इक्वल्स टू s1 बाई t1। तो v1 तो कितना था अपना 80, s1 कितना है 60, और नहीं s1 तो मेजर करना है, और t1 कितना है 1/2। तो s1 इक्वल्स टू तो हो गया 80 इंटू 1/2 दैट इज़ 40 किलोमीटर। इसी तरह से v2 इक्वल्स टू s2 बाई t2। तो v2 तो कितना है 40, s2 निकालना है अगेन 1/2। तो s2 इक्वल्स टू 40 इंटू 1/2 दैट इज़ 20 किलोमीटर। चेक करने के लिए चाहो तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो 40 प्लस 20 इक्वल्स टू कितना आ गया 60 किलोमीटर। यानी ये टोटल डिस्टेंस आ गई जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो इससे क्वेश्चन भी चेक हो गया कि हाँ हमने जो किया वो सही किया है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले हमने औसत चाल निकाली। औसत चाल निकालने के बाद में मुझे कुल दूरी दे रखी थी, उससे टोटल समय निकाला, और फिर समय निकालने के बाद उससे इंडिविजुअल डिस्टेंस मैंने इस फॉर्मूले के साथ सापेक्ष निकाल ली। ओके, इसी के बाद
एक और क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चंस खूब सारे हैं काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस, तो आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते चलोगे काइनेमेटिक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयपुर में कार द्वारा अजमेर आने में 1.5 आवर समय लगता है। यदि कार का माध्य वेग दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर, तो जयपुर से अजमेर की दूरी कितनी होगी? सिंपल सा है, v बराबर दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर, समय कितना बता रहा है ये 1.5 आवर, दूरी पूछी है, तो s इक्वल्स टू क्या होगा v इंटू टी। तो v तो हो गया 80 इंटू टी 1.5, यहाँ से हटाया इसको 0, तो s इक्वल्स टू कितना आ गया 120 किलोमीटर। तो दूरी कितनी होगी आपकी 120 किलोमीटर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सब न्यूमेरिकल्स आप लोगों की शीट में हैं, तो उनसे समझते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक धावक 1000 मीटर के वृत्ताकार पथ का चक्कर 2 मिनट 5 सेकंड में लगाता है। s बराबर दे रखा है आपको 1000 मीटर, 1000 मीटर के वृत्ताकार पथ का चक्कर लगा रहा है वो 2 मिनट 5 सेकंड में, तो ये 2 मिनट 5 सेकंड, दैट इज कितना हो गया ये 125 सेकंड में। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है आगे, उसकी माध्य चाल क्या होगी और धावक का माध्य वेग भी निकालिए। तो सबसे पहले तो माध्य चाल निकालनी है, तो माध्य चाल जब हम निकालेंगे, दो माध्य चाल के लिए तो v इक्वल्स टू कुल दूरी बटा कुल समय, यही होगा। तो कुल दूरी तो है 1000, समय कितना है 125, तो ये तो आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, ये तो माध्य चाल आ गई इसकी। अब इसके बाद इसने पूछा है हमसे कि इसका वेग भी निकालिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है एक वृत्ताकार पथ का चक्कर इतने मिनट में लगाता है। तो जब पूरा एक चक्कर लगा लेगा ये वृत्ताकार पथ का, जैसे यहाँ से चला और ये घूम के वापस यहाँ आ गया, तो जब ये पूरे वृत्ताकार पथ का चक्कर लगा लेगा तो विस्थापन क्या हो गया इस जगह पर 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल कंडीशन एक ही हो गई। तो जब वेग निकालोगे तो वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय, तो वेग कितना आ जाएगा तुम्हारा 0, तो वेग का आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोगों ने चाल और वेग पढ़ा। चाल और वेग से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस किए। और भी क्वेश्चंस आप लोगों के पास अगर एक्स्ट्रा बुक हैं या रिफ्रेशर्स हैं तो उसमें से कीजिएगा। बाकी त्वरण अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।